पिछले भाग में आपने देखा कि मुखिया की बेटी कमलेश्वरी, जिसे प्यार से सभी कमला कहा करते थे, उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने के लड़के कुलदीप से तय होती है। घर में शादी की रस्में चल रही होती है कि अचानक एक के बाद एक अपशगुन होने लगते हैं। कभी कमला के शादी के जोड़े में रखी चूड़ियां लाल से काली हो जाती है, तो कभी शगुन की हल्दी लगाने से कमला लहूलुहान हो जाती है। धीरे धीरे कमला के साथ होती यह घटनाएं गंभीर रूप लेने लगती है, जिससे कमला के मायके और ससुराल दोनों और अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच किसी तरह कमला के फेरे पड़ते हैं और वो ब्याह कर कुलदीप के घर पहुंच जाती है। अब आगे कमला की मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमला और कुलदीप का कमरा तो ऐसा लगता था जैसे फूलों के बगीचों में बदल गया हो। महंगे दीपदानों से मध्यम सी रोशनी फूटकर बाहर आ रही थी। दूर दूर से मंगाए गए खास तौर से सफेद और लाल फूल कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इतने गुलाबों के बीच भी कमला का चेहरा किसी चांद की तरह चमकता नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सामान्य था जैसे कि किसी भी घर में दुल्हन के आने के बाद हुआ करता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुलदीप और कमला के नए जीवन की सुखद शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतने को आया था। कमला के हाव भाव व्यवहार एकदम सामान्य था। शशि और कुलदीप शादी के दौरान हुई घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूलने ही लगे थे कि एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे का समय था। कुलदीप की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कमला अपने बिस्तर पर नहीं है। कुलदीप बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ मिनट तक कमला के आने का इंतजार करता है, लेकिन कमला की कोई आहट उसे सुनाई नहीं देती। चिंता की लकीरें अब कुलदीप के माथे पर दिखाई देने लगी थी। कुलदीप अपने बिस्तर से उतरकर पहले बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है। बाथरूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब तो कुलदीप को और भी घबराहट होने लगी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसका मतलब कमला कमरे से बाहर नहीं गई थी। बहुत ध्यान से सुनने पर कुलदीप को एक अजीब सी धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई पड़ने लगती है। कुलदीप धीमे कदमों से उस आवाज की ओर बढ़ता है और धड़ाम से कमरे से बालकनी तक जाने वाला दरवाजा खोल देता है। बाहर का नजारा देखकर कुलदीप का कलेजा उछलकर उसके मुंह को आ गया था। बालकनी में कमला एक डरावनी सी आवाज में सुबक रही थी। उसके लंबे घने बालों से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और एक एक करके अपने बाल तोड़ तोड़ कर वो जमीन पर फेंक रही थी। उसके सर का वो हिस्सा जहां से बाल टूटकर गिर पड़े थे, अब वो और भी बड़ा दिखाई देने लगा था। कमला, ये क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कमला। कुलदीप के झिंझोड़ने के कारण कमला एक पल को बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। कुलदीप को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माँ को लेकर ऊपर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया इसको? ये क्या किया इसने? चलो कमला बेटा, अंदर चलो। शशि जैसे ही उसके सर के नजदीक जाती है, कमला का सर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कमला के नोचे हुए बालों के स्थान पर सर से खून रिस रहा था और वो जगह जहां पर शादी के दिन बाल झड़ गए थे, वहां पर कीड़े रेंग रहे थे। कुलदीप, ये क्या हो रहा है बेटा इसे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे कल तक तो एकदम भली चंगी थी, अब अचानक ये क्या हालत हो गई है इसकी? पता नहीं माँ, जब सोई तब तो एकदम ठीक थी। पता नहीं कब रात में उठकर यहाँ बैठ गई और तब से ही अपने बाल नोच नोच कर फेंक रही है। ऐसा करते हैं, इसे किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मुझे इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। बेटा, मानसिक रोगी के सर में ऐसे रातों रात कीड़े नहीं पड़ जाते हैं। ये सब मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कमला अपना सर पकड़ के जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थी, जिसे देखकर शशि और कुलदीप के हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बचाओ मुझे। इसे बहुत तकलीफ हो रही है माँ, आप डॉक्टर को बुलाइए ना, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। बेटा, इतनी रात गए कौन मिलेगा? रात के 2 बज रहे हैं। वैसे भी हमारी हवेली से शहर की तरफ जाने में बीच में जंगल पड़ता है। इस समय कहाँ जंगलों में भटकेंगे हम लोग। हम कल उसे लेकर चलते हैं। अभी तू कोशिश कर कि किसी तरह ये सो जाए बस। कमला उठकर फिर से कहीं चली ना जाए, इसलिए कुलदीप उसके पैरों के पास बैठा बस एकटक उसे ही निहार रहा था। कमला की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। कुछ ही देर में कमला गहरी नींद में चली जाती है। कमला के सोने के बाद कुलदीप की भी आंख लग जाती है।
कुछ ही देर के बाद अचानक ही कुलदीप की आंख खुलती है तो वो देखता है कमला छत पर लगे पंखे पर बैठी हुई है। कमला, वहां क्या कर रही हो तुम? वहां चढ़ी कैसे तुम? कमला कुलदीप की बात सुनकर एक नजर उसकी ओर देखती है और फिर भयानक तरीके से कमरे की दीवार पर चलने लगती है। नीचे उतरकर वो कुलदीप की ओर देखकर एक अमानवीय हंसी हंसती है और जोरदार आवाज में चीखने लगती है। खाना, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। मांस खाना है मुझे, कच्चा मांस। कमला की बात सुनकर कुलदीप एक बार फिर अपनी माँ को आवाज लगाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कुलदीप बेटा, जाओ, जो ये मांग रही है इसके लिए लेकर आओ। माँ की बात सुनकर कुलदीप दौड़ते हुए नीचे जाता है और नौकर से कहकर कच्चा मांस और मोटी रस्सी लेकर वापस कमरे में लौट आता है। ये लो कमला, मांस खाओ। थाली में रखे हुए मांस को देखकर कमला उसकी सुगंध लेते हुए जानवरों की तरह लपक कर थाली की ओर आती है और एक रहस्यमयी सी मुस्कान बिखेर कर दोनों हाथों से उठाकर मांस खाने लगती है। कमला को मांस खाता देखकर मौका पाकर कुलदीप पीछे से उसे रस्सी से जकड़ लेता है। माँ, जल्दी बांधो इसे, ये कुछ भी कर सकती है। सिर्फ हमें इससे खतरा नहीं है, ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमारी कमला नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। कुलदीप और उसकी माँ शशि कमला को रस्सी से बांधकर लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। अब जब तक हमारे घर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो। सुबह 5 बजे ही शशि ने 2 नौकरों को बड़े पंडित को लाने के लिए भेज दिया था। देखिए पंडित जी, हमें नहीं पता हमारे घर पर ये कौन सी मुसीबत आई है। हम बस इतना जानते हैं कि अपने जीते जी अपने बेटे बहू का जीवन खराब नहीं होने देंगे हम। आप इस घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हवन कराइए। जो भी सामग्री लगेगी हम व्यवस्था कराएंगे। शशि की बात सुनकर पंडित जी नीचे हॉल में आकर ग्रह शांति पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा शुरू होने के कुछ ही मिनट के अंदर कमला के कमरे से भयानक चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि किसी की भी कमला के कमरे तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैम साहब, छोटी बहू जी ठीक तो हैं? कहीं उन्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? एक बार दरवाजा खोलकर देखिए ना। नहीं, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, वो चाहे जितना भी चिल्लाए। हमारी मर्जी के बिना उसका दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। कुछ देर चीखने के बाद अचानक कमला के कमरे से आ रही आवाज बंद हो जाती है। कुछ ही पल बीते होंगे कि हवेली के बाहर पहरा दे रहा एक आदमी दौड़ते हुए हवेली के अंदर आ जाता है। मैम साहब, वो बहू जी। क्या हुआ बहू जी को? कुछ बात है क्या? वो बहू जी, वो बाहर दीवार पर चल रही हैं और दीवार से होते हुए वो नीचे उतर रही हैं। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? उसे तो उसके कमरे में बांधा हुआ है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती। उसके कमरे में मैंने खुद अपने हाथों से ताला लगाया है। नौकर की बात सुनकर शशि दौड़ते हुए हॉल से बाहर जाती है और देखती है कि कमला दीवार से होते हुए नीचे उतर रही है। कमला की ऐसी हालत देखकर सबकी चीखें निकल जाती है। देखिए बहन जी, हम जितना समझ रहे थे ना, ये समस्या उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। मेरे ग्रह शांति हवन से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, मेरे मंत्रों की गूंज से ये थोड़ी विचलित जरूर हुई है, लेकिन उससे आपकी बहू की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। आपके लिए सुनने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपकी बहू कमला नहीं है। कोई भी इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। कोई और शक्ति है इसके अंदर। दीवार से उतरने के बाद कमला दौड़ते हुए हॉल में पहुंचती है और हवन कुंड को उठाकर हवा में उछाल देती है। उसके मुंह से बेतहाशा लार गिर रही थी, आंखें पलटी हुई और बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसे बांधने में इस्तेमाल हुई रस्सी अभी भी उसके हाथों से लटक रही थी और कलाई से खून रिस रहा था। उसका मुंह इतना डरावना लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर चक्कर खा जाए। तूने बुलाया था इस पंडित को? हाँ? देखो कमला बेटा, शांत हो जा। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की पत्नी बनकर इस घर में आई हो। हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटा तुम खुशी खुशी घर में रहो, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। चुप कर बुढ़िया, चला जा पंडित, जा। कमला की भयानक आवाज सुनकर पंडित राम राम करता वहां से भाग खड़ा होता है। तभी कमला का शरीर ढीला पड़ने लगता है और वो जमीन में गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हो रहा है ये सब?
मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। घबराओ मत बेटा, अगर दुनिया में शैतान है तो भगवान भी है। मैं कल ही शमशान वाले बाबा को खबर कराती हूँ, अब वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। शशि, तुम कुलदीप के साथ घर पर ही रुको, मैं जाता हूँ और जाकर बाबा को सारी बात बताकर यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। अखिलेश जब शमशान घाट पहुंचा तो दोपहर के तकरीबन 2 बजे होंगे। बाबा अपनी कुटिया में नहीं थे। उसने देखा बाहर खुले जगह में अग्नि जल रही थी और बाबा आंखें बंद किए उसके सामने बैठे थे। इतनी गर्मी में जब धूप में खड़ा रह पाना भी संभव नहीं था, बाबा वहां अग्नि के सामने बैठे जाने कब से अपनी साधना में लीन थे। अखिलेश कुछ देर तक हाथ जोड़कर वहीं बैठा रहता है। इतनी गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठ पाना अखिलेश के लिए बहुत कठिन हो रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने बड़ी कोठी वाले अखिलेश बाबू हाथ जोड़े उनके सामने बैठे हुए हैं। क्या समस्या है बच्चा, जो तुम इतनी भयानक गर्मी में यहाँ मेरी आंखें खुलने के इंतजार में बैठे हुए थे? समझ नहीं आता बाबा, कहाँ से शुरू करूं। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम कुलदीप है। तकरीबन सप्ताह भर पहले उसकी शादी रायपुर गांव के प्रधान की बेटी कमला के साथ हुई है। हमने बड़ी धूमधाम से शादी की क्योंकि हमारे लिए ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं आने वाला था। किंतु जाने हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि जिस दिन से ब्याह की रस्में शुरू हुई है, हमारी बहू के साथ एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद शादी के बाद हम ग्रह शांति हवन करेंगे तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम गलत थे। शादी के बाद तो मेरी बहू कमला की हालत और भी खराब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप में ही नहीं है, किसी ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। अखिलेश अभी तक हुई सारी घटनाएं बाबा को सुनाता है। तुम्हारी बहू जरूर किसी प्रेत के वश में है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए पहले मुझे तुम्हारे घर आना होगा। अभी मैं एक साधना कर रहा हूँ, अगले 24 घंटे तक मैं अपना साधना छोड़कर हिल भी नहीं सकता। हाँ, इतना वादा करता हूँ कि मेरी साधना खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को हल करने का प्रयास जरूर करूंगा। अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, हाँ, लेकिन तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये लो, ये अभिमंत्रित जल है। किसी भी दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्ति के ऊपर इसकी एक बूंद भी पड़े तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसे अपने पास रखो। जब तक मैं तुम्हारे घर आकर सारी स्थिति को भाप नहीं लेता, तब तक ये जल ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ, कल्याण हो। अखिलेश बाबा का दिया हुआ जल लेकर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है।